बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दो या दो से ज्यादा तैयारों का एक दूसरे के बिल्कुल करीब होकर प्रवास करना फॉर्मेशन प्लान कहलाता है। पाकिस्तान ने इस प्लान में बहुत ज्यादा महारत हासिल की और पाक फ़ज़ाइया के पायलट अपने तैयारों को एक दूसरे से 3 फीट के फासले पर रख कर महवे प्रवास रहते हैं, जो कि खतरनाक खेल है और बहुत सा जानी और माली नुकसान का अंदेशा रहता है। नाजरीन, इसके बाद 4 या 4 से ज्यादा तैयारों का फजा में प्रवास करना डायमंड प्लान कहलाता है। पाकिस्तान के अजीम शाहीनों ने 16 तैयारों की पतंग बनाकर एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया, जबकि इसके बरक्स अमेरिका इस सिलसिले में बहुत से तैयारों को तबाह करवा चुका है। 2 फरवरी 1998 को दुनिया के कई ममालिक सरबराहान पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का एयर शो देखने के लिए मसरूर बेस पर जमा हुए। इस शो में अफगानिस्तान के जाहिद शाह, पाकिस्तान के सिकंदर मिर्जा, ईरान की अहमद रजा, ईरान, इराक और तुर्की के चीफ ऑफ कमांडर और बहुत सी आम शख्सियात शामिल हुई। इस एयर शो को कवरेज देने के लिए भी मुल्की और गैर मुल्की खबरसां एजेंसियां मौजूद थीं। इस शो को देखने के लिए 30,000 से ज्यादा अफराद स्टेडियम में मौजूद थे। दिन के तकरीबन 9:30 बजे पाक शहबाजों ने वो कमाल कर दिखाया जिसकी नजीर नहीं मिलती। ये एक ऐसा आलमी रिकॉर्ड था जो आज तक दुनिया की कोई एयरफोर्स नहीं तोड़ सकी और न ही इस तरह का कोई कारनामा सर अंजाम दे सकी। पाकिस्तान के माहिर जंगी हवाबाजों ने 16 खैबर तैयारों को डायमंड इंफॉर्मेशन में उड़ाकर एक आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया, जो कि आज तक बरकरार है। इसमें कमाल ये था कि 16 के 16 तैयारे अपनी अपनी पोजीशन में इकट्ठे उल्टे हुए और फिर सीधे होकर आगे निकल गए और एक तैयारा भी अपनी लाइन से इधर उधर न हुआ और बड़ी महारत से सारा शो मुकम्मल किया। इस शो में बरतानिया के नामा नगार भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ऐसा शो इंग्लैंड में दिखाया जा चुका है, लेकिन वो सिर्फ 4 तैयारों पर मुश्तमिल था। जर्मनी के अफीसर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हमारे हवाबाज इतनी जुरात नहीं कर सकते। इस डायमंड शो की कैरर जफर मसूद कर रहे थे और उनकी टीम इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए कई हफ्तों तक मेहनत करती रही। एयर चीफ मार्शल जमाल एक खानजू इस मिशन का हिस्सा थे। उन्होंने एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तानी फाइटर ने जो कारनामा सर अंजाम दिया, इसने पाक फ़ज़ाइया को दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाइया में शामिल कर दिया। नाज़रीन इकराम, बरतानवी मैगजीन द एरोप्लेन ने अपने आर्टिकल में लिखा कि जफर मसूद ने डायमंड फॉर्मेशन 5000 की बुलंदी पर की और आखिरी वक्त तक बरकरार आके एक आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस कारनामे के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स दुनिया की दूसरी आम एयरफोर्स करार दे दी गई। इस मैगजीन ने अपनी अशात 7 फरवरी 1998 में इन पायलट्स की ग्रुप फोटो भी शाया की और इनको इस तरतीब में खड़ा किया जिस तरतीब से उन्होंने तैयारों को उड़ाया था। इस फॉर्मेशन में ऐसे पायलट भी थे जिन्होंने बाद में भी बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, जिनमें मुनीरुल दीन, पायलट हमीद अनवर, एम अरशद सैयद सजाद, हैदर काले खान, आफ्ताब अहमद, इन सब ने अपने अपने मकाम पर बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए। इस फॉर्मेशन की क़यादत करने वाले जफर मसूद एयर कमांडर बने और 1965 और 71 की जंगों में भी हिस्सा लिया और उन्हें हलाले जुरात और तगमे बसालत के एजाज से भी नवाजा गया और हीरो ऑफ वार का खिताब भी मिला। इस तरह की फॉर्मेशन इससे पहले दुनिया की किसी फ़ज़ाइया ने इस्तेमाल नहीं की थी, लेकिन फिर रॉयल एयरफोर्स ने 22 तैयारों को उड़ाकर रिकॉर्ड तोड़ना चाहा, लेकिन यह डायमंड इंफॉर्मेशन नहीं थी बल्कि सीधी 7 लाइनों में महवे परवाज थी। इस तरह पाक फ़ज़ाइया का रिकॉर्ड ना टूट सका और आज तक कायम है और पाकिस्तान के पास मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक और खबर से आगाह करते चलें कि नाज़रीन, पाकिस्तान ने फ्रांस से मिराज तैयारों के सिर्फ चंद स्क्वाड्रन ही खरीदे थे, लेकिन आज पाकिस्तान के पास 200 मिराज तैयारे मौजूद हैं। पाकिस्तान ने इनको कहां से हासिल किया और इनको कैसे मॉडिफिकेशन किया, आज आपको ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएंगी। लेकिन मजीद तफसीलात में जाने से कबल आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर सुना और देखा करें ताकि आपको मुकम्मल और जामे मालूमात मिल सकें। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 1970 की दहाई में शुरू हुआ, जो तेजी से अपनी मनाजिल तय करता हुआ 1999 में अपने अरूज को पहुंचा। इस सारे अरसे में अमेरिका तजब्बुब का शिकार रहा और पाकिस्तान पर माशी, इक्तिसादी और फौजी पाबंदियां लगाने का सोचता रहा। इस सिलसिले में वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता रहा। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 तैयारे भी देने थे, लेकिन इनको भेजने में ताखीर करता रहा ताकि पाक फौज और खास तौर पर फ़ज़ाइया पर दबाव डाला जा सके। पाबंदियों की वजह से पाक फ़ज़ाइया पर बहुत दबाव था, क्योंकि PAF के इस्तेमाल में अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर था और वो इसे इस्तेमाल कर रही थी। लिहाजा पाक फ़ज़ाइया के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए जदीद इंतजामात और तरबियत की जरूरत थी। लिहाजा 1992 में पाक फ़ज़ाइया ने खुद कफील होने के प्रोग्राम के साथ अपनी फ़ज़ाई अलियत बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी। इस सिलसिले में सैबर 2 प्रोग्राम और इसके साथ साथ कुछ दूसरे प्रोग्राम शुरू किए गए और F-17 थंडर की तरह के तैयारे पाक फ़ज़ाइया में शामिल कर दिए गए। पाक फ़ज़ाइया की कोशिश थी कि सैबर की तरह का अपना तैयारा बनाया जाए, जबकि रोज 2 का मकसद ये था कि दुनिया भर से ग्राउंड तैयारे खरीदे जाएं और इनके पार्ट्स को इस्तेमाल करके कुछ जदीद तैयारा बनाया जाए। पाक फ़ज़ाइया में मिराज 3 तैयारा पहली दफा मुतारफ हुआ और मिराज 5 1965 में। पाकिस्तान ने भी 1968 में कुछ मिराज 3 और 5 तैयारे खरीदे थे, लेकिन 90 की दहाई तक ये तैयारे काफी पुराने हो चुके थे और कुछ ग्राउंड भी हो चुके थे।
दूसरी तरफ पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं था कि नए हथियार खरीद सकता। बस पाकिस्तान ने खुद कफील होने के लिए MFU यानी मिड लाइफ प्रोग्राम शुरू किया, जिसका कोड मिराज रोज था। इसका मकसद मिराज हथियारों को अपग्रेड करना था। ये प्रोग्राम काफी सुस्त होना था क्योंकि पुराने ग्राउंड हथियार सस्ते मिल जाने थे और इनको अपग्रेड पाक फ़िज़ाइया के इंजीनियर ने खुद करना था। इस प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ने फ्रांस से इस हथियार के ब्लूप्रिंट हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। इस सिलसिले में पाकिस्तान को फ्रांस और इटली की कंपनियों का तामन भी हासिल था। फिर कामरा में एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स में मॉडिफिकेशन सेल कायम की गई। ऑस्ट्रेलिया से खरीदे गए हथियारों को इस कम्प्लेक्स में अपग्रेड किया गया। इन हथियारों को ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड कर चुका था। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से 50 मिराज 3 हथियार खरीदे, जिनके बारे में ख्याल था कि इनमें से 40 से ज्यादा अपग्रेड किए जा सकते हैं। इन हथियारों से 12 हथियारों को PS कामरा कम्प्लेक्स में ओवरहाल किया गया और उसके बाद काबिल इस्तेमाल किया गया, जिसे फ़िज़ाइया की जुबान में ऑपरेशनल करना कहते हैं। चनाचा 33 हथियारों को अपग्रेड करके ऑपरेशनल कर दिया गया। इस फेज में हथियारों की हर तरह से मॉडिफिकेशन की गई। कॉकपिट, विंग्स, गर्ल्स, हर तरह की मुरम्मत और सेटिंग कर दी गई। मल्टीपर्पल रडार सिस्टम वगैरह भी सेट किए गए। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम भी इन हथियारों में लॉन्च किए गए। इसके अलावा नया इटालियन रडार कंट्रोल सिस्टम भी ऐड किया गया और मिराज में एयर टू एयर अटैक की सलाहियतें पैदा की गईं। बल्कि पाकिस्तान ने इस हथियार में एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम भी लगा दिया। इस तरह पाकिस्तान ने पुराने हथियारों को नई शिक देकर जदीद हथियार के मॉडल में तब्दील कर दिया। फेज प्रोग्राम की तकमील के बाद फ्रांस और इटली की कंपनियां चली गईं और प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। इन कंपनियों के जाने के बाद मार्गल्ला इलेक्ट्रॉनिक ने इस फेज में शमूलियत इख्तियार की, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी और खुशखबरी थी। इसके बाद पाक फ़िज़ाइया ने रोज 2 फेज शुरू किया, जिसमें मिराज 5 हथियारों की मॉडिफिकेशन की जानी मकसूद थी और साथ ही फेज 3 शुरू करके मिराज हथियारों की अपग्रेडेशन का काम भी शुरू किया गया। इन फेज में जदीद से जदीद आलात की मदद से हथियारों को अपग्रेड करने और इनकी सर्विस करने के तमाम ऑप्शन मौजूद थे। फेज 3 में एक ऑप्शन ये भी इस्तेमाल किया गया कि इन हथियारों में क्रूज मिसाइल भी इंस्टॉल किए गए। इस पूरे अरसे में पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक से, जिनमें बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस वगैरह शामिल हैं, पाकिस्तान ने इन ममालिक से पुराने हथियार खरीदे। आपने 2 माह पहले यह खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान मिस्र से कुछ पुराने हथियार खरीदने की कोशिश कर रहा है। इन हथियारों को खरीदने की वजह भी यही थी कि पाकिस्तान इनमें मॉडिफिकेशन करके इनको जदीद हथियार बनाने के काबिल हो चुका था। आप सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान को इस मामले में कितना फायदा हुआ और आइंदा कितना फायदा होगा। इससे ज्यादा खुश आइंदा बात क्या होगी कि 60 की दहाई में बनने वाले हथियार अभी तक पाकिस्तान के इस्तेमाल में हैं, जबकि अक्सर ममालिक उन्हें ग्राउंड कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान इनको अपग्रेड करने के साथ साथ अभी तक जेर इस्तेमाल रखा हुआ है और अगले 10 साल तक भी शायद यही हथियार पाक फ़िज़ाइया के जेर इस्तेमाल में रहेंगे। उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान 2030 तक इन हथियारों को F-17 थंडर में तब्दील कर देगा। इस तरह पाकिस्तान ने अपने बिलियन ऑफ डॉलर की रकम बचा ली और ये हथियार आज भी दुश्मन की हवा निकालने के लिए काफी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। क्योंकि नाज़रीन, हम हर रोज अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करना है। नाज़रीन, अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हुए कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।